वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ हैं आज माहिर कानून शराफत राणा साहब आपकी खिदमत में। नईम मसूद और शराफत राणा पहले भी अदालती हवाले से पेश होते हैं और जो हमारा एनालिसिस होता है हम दो टोक आपके सामने रखते हैं। शराफत राणा हमेशा सीधी सादी और काबिल फहम बात करते हैं। आजकल जो अदालत में चल रहा है कि जी ये अंदरूनी कहानी है, ये बैरूनी कहानी है, या ये जजमेंट है, या ये क्या है, इस पे बात करेंगे। और जी शराफत राणा, क्या चल क्या रहा है सर जी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ममनून हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीख के एक अहम मोड़ पर अवामी कटहरे के सामने खड़ी है। अवामी कटहरे के सामने खड़ी है जी। हमें सबसे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कंस्ट्रक्शन को समझना है कि ये क्या इदारा है। ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में जमहूरियत की राह खोटी करने के लिए मार्शल लॉ अदवार में कायम किया गया। पाकिस्तान में जजों की तैनाती का हक आज तक पार्लियामान को नहीं दिया गया और आला अदलिया में ऐसे खानदान नस्ल दर नस्ल भतीजे भांजे दामाद की सूरत में एलिवेट होते चले आए हैं जिनका सबसे बड़ा फख्र फौजी अदवार में खिदमत सर अंजाम देना है। सही। जब भी पार्लियामान ने कोशिश की कि जजेस की तैनाती पर पार्लियामानी कंट्रोल आए तो आला अदलिया ने बतौर इदारा उसकी मज़ाहमत की। तो इसलिए ये बात समझ लें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का वजूद बजाते खुद पार्लियामान के मुतसादम एक इदारे का है। Oh my God। जजेस अपने आप को इस तरह नहीं समझते कि वो अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं, बल्कि वो अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठने वाली हर पार्लियामानी मूव को नाकाम बनाने के लिए बैठे हुए हैं। सही। पहले तो उनके किरदार को, जो 75 साल से सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, उसकी बात ये समझ लें। अब हम आते हैं मौजूदा केस पर। मौजूदा केस में भी जज साहिबान जो अभी तक सबसे बड़े धोखे का शिकार हैं। देखें, आइन जो है ना, ये कभी भी पहले रोज मुकम्मल नहीं होता। 1973 का आइन जमहूरियत की समत में पहला कदम है, 18वीं तरमीम दूसरा कदम है। सही। 1400 ईस्वी में बरतानिया में जमहूरियत राइज हुई और उन्होंने कदम ब कदम कानून साजी करके अपने आप को एक मुस्तहकम जमहूरियत का मुआशरा बनाया। इसी तरह हर जमहूरी इंडिया में भी ऐसा ही है कि वो हर रोज कानून साजी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी अवाम दोस्त या अवामी मफाद में कोई कानून साजी होने लगती है तो अदालती निज़ाम और एस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम दोनों उसके मुतसादम खड़े हो जाते हैं। ताहम ये अमर इस वक्त इस कदर खुश नसीबी का है कि आज पाकिस्तान की अफवाज खुले तौर पर गैर जानिबदार खड़ी हैं और पार्लियामान के मुतसादम सिर्फ चंद जज, यानी पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, चंद जज खड़े हैं और वो पार्लियामान का रास्ता रोकना चाहते हैं। क्या फायदा है उनको रास्ता रोकने में इसमें? मैं अपनी बात अगर पूरी कर लूं, मैं सबसे पहले जो मौजूदा इशू पैदा हुआ है उसके समझाऊं। जी जी। आइन में जिस चैप्टर को सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पढ़ रहे हैं और बार बार उसकी तकमील पर, उस पर अमल दरामद पर जोर दे रहे हैं, वो है जनरल इलेक्शन। सही। वो ये लिखा है कि जब भी चारों सूबों की असम्बलियां तहलील होंगी, कौमी असम्बली तहलील होगी अपना टेन्योर पूरा करके या उससे पहले, तो फिर सारे मुल्क में निगरान हुकूमतें कायम की जाएंगी। बिल्कुल। फिर अगला इलेक्शन होगा और आजाद इलेक्शन के बाद निगरान जो वजीर होंगे, वजीर आला और वजीर आजम होंगे, वो इक्तदार मुंतकिल करेंगे। मौजूदा आइन में इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल जिक्र ही नहीं की गई कि किसी एक असम्बली को कबल अज वक्त तोड़ दिया जाए। ये आइन में एक सुकम है। इसका सलूशन कौमी असम्बली को आईनी तरमीम के जरिए करना था, लेकिन आप देखें कि कौमी असम्बली की खाली शुदा इस्तीफा के जरिए खाली शुदा नशिस्तों पर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है ताकि वो मुकम्मल ना हो जाए। क्यों? अगर उन पर इलेक्शन हो जाता है तो हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकता है और फिर वो इस कौमी इज्तिमाई मसले के हल के लिए कानून साजी कर सकता है। ठहरिए, यहाँ छोटा सा बात आप अपनी जारी रखिएगा। यानी पास ये साबित हुआ कि कुछ जजेज उन्होंने हुक्म इम्तनाही महज इसलिए दिया है कि कहीं
حکومت جیت کر وہ 2/3 اکثریت نہ حاصل کر لے اور ایک قانون سازی سے کوئی بہتر حالات یا کوئی جمہوری حالات نہ لا سکے. مجھے آپ کی بات سے یہ بات سمجھ آئی ہے. جی جاری رکھیں. بالکل ایسا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت پارلیمان کے رستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوئی ہے اور عوامی مفاد اور عوامی جمہوریت کی جانب اٹھائے گئے اقدام کو روکنے کے لیے انہوں نے حکم امتناعی دیا ہوا ہے. 2/3 اکثریت اگر آ جائے تو پھر عوامی مفاد کے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. اب ہم موجودہ ایشو کی طرف آتے ہیں. اب پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ایک صوبہ یا 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں, حکومتیں توڑ دی جائیں, صحیح, تو ان میں ہونے والا الیکشن کیا مڈ ٹرم الیکشن کہلائے گا یا جنرل الیکشن کہلائے گا؟ بالکل ٹھیک. پوری دنیا میں مڈ ٹرم کا تصور موجود ہے, ہمارے آئین میں موجود نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشن یہ ہے کہ ان دونوں صوبوں میں جو نئی اسمبلی بنے گی وہ قومی اسمبلی کے اختتام کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہو جائے گی. ہمارے آئین میں ایسا نہیں لکھا ہوا. اب جج صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ 2 صوبائی حکومتیں ایسی قائم ہو جائیں جو آئندہ آنے والے جنرل الیکشن میں ملک کو یرغمال بنا لیں, یعنی وہ قائم رہیں ان کے. اب اگر سپوز الیکشن ہوتا ہے تو اس سے ٹینیور گنا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, یہ جج صاحبان اس وقت یہ منوانا چاہتے ہیں. ان کی یہ خواہش ہے, ان کی یہ خواہش ہے کہ جو 2 یعنی انصاف نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, خواہش ہے. نہیں, خواہش ہے یہ ان کی کہ 2 اسمبلیاں بنے جو اگلے الیکشن کو مینوور کریں. اب پھر دیکھیں اگلے الیکشن کو کیسے یہ مینوور کر سکیں گی. وہاں لکھا ہوا ہے کہ 4 صوبوں میں نگران حکومتیں ہوں گی. بالکل ٹھیک. یعنی ہر صورت میں ان اسمبلیوں کو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. تو 6 مہینے کے لیے الیکشن کروانے کا کیا ضد ہے؟ مقصد صرف اور صرف پارلیمانی جمہوریت کو ڈیریل کرنا, اسے اپنے راستے سے رکانا اور اپنے محبوب سابق وزیر اعظم جو کسی بھی ایک دن جمہوری رہنما کے طور پر سامنے نہیں آئے, وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کو ISI کے ایک کرنل کے ذریعے مینج کیا کرتے تھے. جب بھی انہیں قانون سازی کی ضرورت ہوتی تھی وہ ایک فون کرتے تھے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ارکان اسمبلی کو اغوا کر کے انہیں ووٹ دلواتی تھی. شرافت رانا, چھوٹا سا میرا ایک کوشچن لے لیجئے کہ آج عرفان قادر صاحب وزیر اعظم کے معاون سے ریزائن کر کے سپریم کورٹ جاتے ہیں اور وہ وکیل بننا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کے. لیکن جب بحث چل رہی تھی تو ججز کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے وکیل ہیں وہ جاری رکھے اور اجازت نہیں ملتی سینئر وکیل عرفان قادر کو, جو اپنی جگہ ایک پاکستان کا اہم نام ہے اور وکلاء انہیں اساتذہ کی لڑی میں پروتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عرفان قادر یہاں رانگ تھے یا ججز کو کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ اچھا, اس بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے. جی, ججز عدالت کو بادشاہوں کی طرح چلاتے ہیں اور یہ رویہ شروع سے ہے, لیکن یہ پرومیننٹ, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, پرومیننٹ ہوا تھا یہ 18ویں ترمیم کے دوران جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو افتخار محمد چودھری نے یرغمال بنا لیا تھا. اس وقت افتخار محمد چودھری بھی یہی کیا کرتے تھے. پیپلز پارٹی کی اس وقت بدقسمتی یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پوری اپوزیشن اس وقت ججوں کے ساتھ مل کر کھیل رہی تھی, لیکن صدر آصف علی زرداری نے کمال ذہانت کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو نیچے لیٹ کر گزارا کیا اور ایک ایسا وقت آنے کا انتظار کیا جس وقت آج پوری تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے PTI اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پر مانتی ہیں کہ پارلیمان کو بالادستی حاصل ہے اور پارلیمان کو آزادانہ قانون سازی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس صورتحال میں یہ ججز ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بھی وکیل کو دیکھیں, کوئی بھی انسان, میں کہتا ہوں کوئی اجنبی بھی ہو جس کا کوئی کنسرن نہ ہو, اگر وہ کوئی اچھی بات کرنے کے لیے دلیل دینے کے لیے آتا ہے تو جج صاحبان کو ضرور سننا چاہیے. چلے کوڈ ڈیکورم ہے تو ان کے پاس وکالت نامہ موجود ہے, وہ آئے ہیں, ان کو سنیں. کم از کم اپنی جو ایک سیٹ پیٹرن ہے جو آپ کا دماغ میں پہلے سے بات آئی ہوئی ہے, اگر آپ نئی باتیں نہیں سنیں گے تو آپ کو اصرار رہے گا کہ میری بات سچ ہے. ممکن ہے, میں بطور جج کام کر چکا ہوں اور میں نے 20 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ کسی انتہائی جونیئر جج نے ایسی خوبصورت دلیل دی کہ میں نے اپنی 10 سالہ 15 سالہ رائے کو تبدیل کیا.
ऐसा मुमकिन है कि इरफान कादर कोई ऐसी बात कहें, जैसा कि मैं यहाँ पर अर्ज कर रहा हूँ कि ये जज साहिबान इस वक्त जनरल इलेक्शन करवाने के दरपे हैं। जनरल इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अगर ये असम्बलियां प्रोलॉन्ग करेंगी तो निगरान हुकूमत कैसे कायम होगी? कौमी असम्बली का इलेक्शन नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा शराफत राना कि जिस तरह अभी देखिए हालात चल रहे हैं, एक युद्ध चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या उधर से हुकूमत की जानिब से बिल आ गया और इधर युद्ध चल रहा है जजेस के आपस में, एक नया महाज खुल गया अब पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट का। आप ऊंट किस करवट बैठा देख रहे हैं? देखिए, एक वक्त पर मुमकिन है कि झूठ गालिब आ जाए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त में यह समझा गया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत चला सकता है, लेकिन वक्त का अपना फैसला होता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ मियां नवाज शरीफ खड़े थे, इमरान खान खड़ा था, लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो पाकिस्तान को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के गलत और बाइस्ड फैसलों के ऊपर दुनिया की बैनुल अक़वामी अदालत है इसे $26 बिलियन के जुर्माने हुए। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यह बात समझ आई कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी गलत था। आज फिर मुमकिन है कि कुछ लोग आज थोड़े लोग सीधी सी बात है शराफत राना, आज मोहतरम चीफ जस्टिस के साथ इमरान खान खड़े हो गए हैं ना, तो क्या वो जो गुनाहे जारिया था वो अजर अब एक तो लग रहा है ना, देखें आज के चीफ जस्टिस मोहतरम को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमें याद आ रहे हैं जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। तो आज इमरान खान अगर जिस तरह माजी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ खड़े हो गए थे मियां नवाज शरीफ, तो आज अगर इमरान खान खड़े हो जाते हैं तो वो तो मजबूत हो जाएंगे। वो तो कहते हैं मैं मोस्ट पॉपुलर लीडर हूं और वो अपने आप को पॉपुलर जज कहलाते हैं। तो इस सूरत हाल में मैंने अर्ज किया कि मुझे थोड़ी सी मेरी रहनुमाई फरमाइए और मेरे नाजरीन की कि आपको क्या होता दिख रहा है। मैं ये अर्ज करता हूं कि वक्त जो है ना बहुत सारे सबक सिखाता है। इमरान खान के लिए भी ये बात हैरान कुन होगी, उनके लिए ये बात बायस परेशानी होगी कि पाकिस्तान में पार्लिमान मुखालिफ इत्तेहाद का सबसे बड़ा वकील, जिसे CLM कहते हैं, हामिद खान साहब, कार्नेलियस लेन एंड मुफ्ती, जो एक पाकिस्तान का चैम्बर है जिसमें सबसे ज्यादा जज आला अदलिया में भर्ती किए जाते हैं। ये एक ऐसा चैम्बर है जो रवायती तौर पर हमेशा पार्लिमान के मुखालिफ चला है। तो आज मैं हामिद खान साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलराइज करने के लिए की है वो तो एग्री कर रहे हैं, वो दुरुस्त है। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देखें वक्त सबक सिखाता है। इमरान खान में तो खैर इतनी अहलियत ही नहीं कि वो वक्त से कोई सबक सीख सकें। वो एक स्टीरियोटाइप कैसेट रिकॉर्डर हैं, बचपन में उनके ज़हन में जो बातें फैला दी गई वो उनको दोहराते रहते हैं। उनमें नयापन या नई बात सीखने या वक्त से आगे जाने की कोई ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद ही नहीं है। लेकिन आज इमरान खान अगर चाहें भी तो हामिद खान का ग्रुप उस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जैसे इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़ा हुआ था, आज वो भी उस तरह से खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि पार्लियामान आज ताकतवर पोजीशन में है और इंशाअल्लाह अज़ीज अच्छी कानून साजी, और इस मसला का भी कि अगर आइंदा कभी ऐसा हो कि कबल अज वक्त कोई 1, 2 या 3 सूबाई असम्बलियां टूट जाएं और वफाकी हुकूमत बरकरार रहे, तो उस के लिए भी कानून साजी और आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और उसे जैसे पूरी दुनिया में मिड टर्म कहा जाता है उसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाएगा, और अगले जनरल इलेक्शन तक उसकी मुद्दत को मुकर्रर करके तो आइंदा री इलेक्शन का उसमें स्कोप पैदा किया जाएगा। मैं यहाँ एक अर्ज करूँ शराफत राना कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का आइन हो या इससे भी और किसी जानदार कंट्री, बड़ी कंट्री, तरक्की याफ्ता कंट्री का आइन हो, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, पिछली मुलाकात में भी आपके सामने ये बात रखी थी कि कहीं कहीं आइन खामोश हो जाता है, कहीं आइन की कुछ शिकें सवाल उठाती हैं, कहीं आइन की कुछ शिकें आपस में मुतसादम होती हैं, और कभी कभी आइन पॉपुलर बात के खिलाफ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में होता यह है कि अखलाकी कुव्वतें बुरुए कार लाते हैं और अपने जो एक जहानत, फरासत और रियाजत होती है उसे लीडरशिप बुरुए कार लाती है और रास्ता निकालती है।
पाकिस्तान का आइन इंतहाई खूबसूरत आइन जिसे 4 चांद लगा दिए 18वीं तरमीम ने। 73 के आइन को 18वीं तरमीम के लगाए हुए 4 चांद से इसे बहुत बैलेंस और बहुत डेमोक्रेटिक माना जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो आपने शुरू में सुकम का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो सुकम तो हर दौर में रहते प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। इवन कई दफ़ा तो आप देखें कि कोरोना जैसे जो मामलात आ जाते हैं वहां भी कानून साजी करनी पड़ जाती है। तो लिहाजा कोई आइन हरफ आखिर नहीं होता, हरफ आखिर होती है मेरे ख्याल में सियासी और कौमी एतबार पे आपकी हुब्बुल वतनी और उसके साथ साथ अगर आप डेमोक्रेट हैं तो फिर तो एक और सोने पे सुहागा है। मुझे लग जो रहा है, मैं आई एम सॉरी अगर ज्यादा बोल गया, सुनना तो आपको है, मुझे लग ये रहा है कि मियां शहबाज शरीफ बड़े कमजोर वजीर आजम है। नून लीग हमेशा कमजोर विकेट पे खेलती है जब भी पार्लिमानी निज़ाम का और अदलिया का आमना सामना होता है। हालांकि जब धरने थे तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था आइए पनामा का फैसला पार्लियामेंट में करते हैं, और वो आज तक नून लीग भुगत रही है। इस पे मुझे आखिरी 3 मिनट के आपके रिमार्क चाहिए, आप बात को कंक्लूड कीजिए और जो आपके दिल में है वो भी बात कीजिए प्लीज। जी, मैं इस बाबत यही अर्ज करूंगा कि देखें, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इमरान खान है ना, ये जब पैदा हुए तो ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे। इन्होंने जिंदगी में वो जो लड़कपन में सियासी वर्कर होने का तजर्बा हासिल करना होता है वो नहीं किया। इन्हें अचानक एक दिन बताया गया कि आप सियासतदान हो, आप सियासत करोगे, इलेक्शन लड़वाया गया और इन्हें सियासी ओहदे पे फाइज कर दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ और इनकी पूरी जो कौमी असम्बली के अंदर इनकी लॉट बैठी हुई है, वो सब सियासी कारकुन नहीं है, वो एक हादसे की पैदावार है। उनको वो पॉलिटिकल फरासत या जहानत उनके पास दस्तयाब नहीं है, और ये हमेशा अपने जर्नैलों और अपने जजों के तस्वर पर काम करते हैं। आप तस्वर कीजिए कि आज मुस्लिम लीग नवाज की कौमी असम्बली में लॉबी है, अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को फेवर करने वाले जज मौजूद हैं, फौज के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को फेवर करने वाले मौजूद हैं, पीटीआई को फेवर करने वाले जर्नैल मौजूद हैं, पीटीआई को फेवर करने वाले जज मौजूद हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज तक ना फौज में अपनी लॉबी बनाई और ना जर्नैलों में। बनानी चाहिए थी ना, नहीं, आप देखें, आप इस तस्वर को ही नहीं ना समझते। तमाम जज हमारे हैं, तो फिर भुगते हैं। जब तक के वो पार्लिमानी बालादस्ती को तस्लीम करें। सही देखें, पार्लिमानी बालादस्ती एक ऐसा नुक्ता है जिस पर पीपल्स पार्टी की जो अरकान असम्बली है, अरकान सेनेट है, वो बड़े क्लियर है, वो सियासी कारकुन है। इसी तरह पाकिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी की जो कारकुन है वो बड़े क्लियर है, वो सियासी जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं, वो इन बातों को समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो 2 गलतियां कर रहे हैं अपनी पार्टी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या अपनी पार्टी के लोगों के दबाव में, एक इस बुरे वक्त में वो वजारत खजाना चलाने की अहलियत नहीं रखते, और एक वजारत कानून के लिए उनके पास प्रॉपर लोग नहीं है। मैं ये तजवीज दूंगा कि बतौर कोलिशन पार्टनर की जो हुकूमत होती है उसमें आप हर पार्टी से उसके ताकतवर लोगों को हायर करते हैं। मैं ये कहूंगा कि उन्हें सदर जरदारी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो वजारत है उसके लिए पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव दें, और इसी तरह खजाने के मामलात को भी पीपल्स पार्टी को दें, ताकि उनकी पार्टी भी एक अवाम दोस्त ट्रेंड, यानी जो मसाइल इस वक्त महंगाई की सूरत में या राणा साहब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने खुद जहांगीर ये जो हैं शौकत तरीन इनसे इस्तेफादा किया था, और आपको पता है कि हफीज शेख से इस्तेफादा किया था। मुझे वजीर खजाना तो नजर नहीं आ रहे उधर भी। नहीं, आपके पास थोड़ा सा ना शायद वक्त कम हो। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, ये पॉलिसी खुद बनाते हैं। ये जो हफीज शेख और शौकत तरीन कह रहे हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं, पैसा कहां से पैदा होगा ये आसिफ अली जरदारी उन्हें बताते हैं। और ये हफीज शेख का इंटरव्यू पड़ा यूट्यूब पे, आप उठा के देखें, जब उन्हें इमरान खान ने वजीर बनाया था तो उन्होंने कहा था पॉलिसी तो जरदारी साहब बनाते थे, अब मैं बनाऊंगा। तो जब खुद बनाई तो पिट गए।
बुनियाद यह है कि पॉलिसी देनी होती है हुकूमत ने। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान का मसला यह है कि ये पॉलिसी कैलकुलेटर खुद दे देते हैं। जिन लोगों को, अकाउंटेंट्स को ये रखते हैं कि आपने जमा तफरीक करके बजट बनाना है, उन्हें ही कहते हैं कि कैलकुलेशन में बस ये सारा कुछ है। इनके पास ऐसा विजन नहीं है। जैसे मैं जरदारी साहब का कहता हूँ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान $20 बिलियन की फूड एक्सपोर्ट कर सकता है। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी 2013 में, जब पाकिस्तान 1,50,00,000 बेल्स कॉटन पैदा कर रहा था, उस वक्त समझ नहीं आती थी। अब आप गुज़श्ता 8 साल से 50-60 लाख बेल्स कॉटन पैदा करते हैं। 1 करोड़ की कीमत $20 बिलियन होती है, तो $20 बिलियन का हर साल नुकसान उठा रहे हैं। तो ये इसलिए ये बातें इन लोगों को पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से जानना चाहिए कि पैसा जनरेट कैसे होता है। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन फिर भी जाते जाते कंक्लूड कर दीजिए, मैं आपको 1 मिनट देने पे मजबूर हूँ, आपकी बातें इतनी अच्छी होती है। मैं समझता हूँ कि इस बार मुमकिन है कि आर्जी तौर पर 2-4 दिन में, 1 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी काम में जीत जाएं, लेकिन अल्टीमेटली पार्लिमान की जहानत को, फतानत को, उसकी बालादस्ती को तस्लीम करना पाकिस्तान की अदलिया की मजबूरी बन चुका है। और अवाम का इस पर आप कहें कि इत्तफाक राय हो चुका है, तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय हो चुका है। आप एक इमरान खान को माइनस कर दें, इवन जो पीटीआई के अंदर भी अगर कोई एक आध पॉलिटिकल ब्रीड होगा, वो भी ये कहेगा कि पार्लियामेंट में बैठकर कानून साजी होनी चाहिए। तो जो भी इश्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी कौमी असम्बली का हुक्म इम्तनाई वापस लेकर फौरी तौर पर ये मामला भी कौमी असम्बली को रेफर करें कि इस इलेक्शन पर कानून साजी करो। जी शराफत राणा, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना, शराफत राणा की बातें बड़ी सीधी सीधी सी होती हैं और उन्होंने साफ शफाफ ये कहा है कि हल सिर्फ पार्लियामेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और जितनी हमारी मज़कूरा पार्टियां और हमारी जितनी मरवजा पार्टियां, इन सब को चाहिए कि सर जोड़े और इनके टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। वैसे भी वो पार्टी क्या है जो ख़जाने पे उनका अपना माहिर ना हो, जिनका खारजा अमूर पे अपने माहिरीन ना हो और जिनके सोशल सेटिंग में और आइन साजी में और आइन फहमी में अपनी पार्टी के अंदर, भले ही उन्हें उसे कोई हुकूमत मिले या ना मिले, उसके पास ये माहिरीन तो होने चाहिए, ऐसी क़यादत होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स की फॉर्म में हो, पॉलिटिशियन की फॉर्म में हो, अगर नहीं है तो वो पार्टियां खुद भी सोचें कि वो क्या हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।